हेलो एवरीवन। मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। सो वट एवर यू हैव गोन थ्रू टिल नाउ, दैट इज़ पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। और कई बार इसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कह देते हैं, क्योंकि इस पे आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर में न्यूटन का इन्वॉल्वमेंट था। सो दैट्स आल्सो कॉल्ड न्यूटोनियन फिजिक्स। नाउ ये जो न्यूटोनियन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स है, ये पूरी तरह से वैलिड रहता है अपने डे टू डे लाइफ के लिए। लेकिन इससे भी मोर जनरल कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न फिजिक्स में इन्वॉल्व होता है। बेसिक रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो या जब हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स को पढ़ा है, तो वेरी बिगनिंग में हम लोगों ने ये पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, और फिर उनमें से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। आपको अगर याद होगा तो मास, लेंथ और टाइम, ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जो फंडामेंटल थी, और फंडामेंटल में भी द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन थी। और ये जो मास, लेंथ, मास को हम लोग एम से लिखते हैं, लेंथ को एल से और टाइम को टी से लिखते हैं, इनके बारे में जानते हैं। बाकी और भी जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने लर्न किया है वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बन रहा था, चाहे वो वेलोसिटी हो या फिर फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, प्रेशर हो, और जो भी है, राइट। नाउ ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, इनको हम लोगों ने अभी तक ऐसे ट्रीट किया है कि ये फ्रेम पर डिपेंड नहीं करते हैं। दैट मीन्स दे आर फ्रेम इंडिपेंडेंट। फ्रेम इंडिपेंडेंट ऐसा हम लोगों ने ट्रीट किया है। कैसे, मैं आपको बताऊं। सपोज कर लीजिए किसी और बॉक्स को लिया आपने, लेट से मैकेनिक्स में जब हम लोग वर्क कर रहे थे, तो बॉक्स का जो मास था, तो वो अगर ट्रेन पर है तब भी उसका मास वही रहता है, ग्राउंड पर है तब भी उसका मास वही रहता है, मून पर ले जाते थे तब भी मास उसका वही रहता था। सिमिलरली अगर कोई अपने पास अब रॉड है तो रॉड की लेंथ नहीं बदलती थी अनटिल अनलेस यू ब्रेक इट और ऐड इट। सिमिलरली टाइम ड्यूरेशन सारे फ्रेम पर वही रहता है, नो मैटर किस फ्रेम पे जाते हो। ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। तो ये फ्रेम इंडिपेंडेंट जो हम लोगों ने सॉल्व किया, ये एक अजम्पशन था बेसिकली, ये करेक्ट नहीं है। और इस एजम्पशन के बेसिस पे जो वर्क किया वो क्लासिकल फिजिक्स था, न्यूटोनियन फिजिक्स था। मॉडर्न फिजिक्स में ये जो डेफिनेशंस हैं इनको हम प्रॉपरली समझते हैं। ये मास, लेंथ और टाइम, ये बेसिकली फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं। तो ये मास, लेंथ एंड टाइम और भी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल वन, दे आर फ्रेम डिपेंडेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है। आप देखोगे कि अगर फ्रेम डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास लेट से 1 kg है किसी एक फ्रेम पर, तो किसी दूसरे फ्रेम पर ये 1 kg हो ज़रूरी नहीं है, राइट। वो चेंज कर जाएगा, उसी को हम बोलेंगे ये फ्रेम डिपेंडेंट है। और ऐसा रियली में होता है। सिमिलरली अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 मीटर है, अगर आपने ट्रेन पर उसको 1 मीटर मेजर किया है, तो अगर आप एयरक्राफ्ट में मेजर करेंगे जो कि फास्टर स्पीड से चल रहा है, तो 1 मीटर नहीं रहेगी, उसकी लेंथ एक्चुअली बदल जाती है। सिमिलरली जो टाइम का डिफिनीशन है वो बदल जाता है। दैट मीन्स अगर 1 सेकेंड आप मेजर करते हो किसी रनिंग ट्रेन पे या ग्राउंड पर, और 1 सेकेंड का ड्यूरेशन आप मेजर करते हो किसी फ्लाइंग प्लेन पर जो कि फास्टर चल रहा है, दोनों में डिफरेंस आता है। तो ये जो डिफरेंस आता है उसको इनकॉर्पोरेट करके जो फिजिक्स हम लोग बनाते हैं उनको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अब देखो, अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन में ही डिफरेंसेस आ गए, तो उससे बनने वाली सारी फिजिकल क्वांटिटीज को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए जितना भी क्लासिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा है, सारा कुछ मॉडर्न में फिर से आएगा और विथ न्यू डेफिनेशन के साथ में आएगा, न्यू डेफिनेशन के साथ में आएगा। तो पॉइंट इज कि मॉडर्न फिजिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, और जिसको अगर आप परस्यू करना चाहेंगे तो आपको ग्रेजुएशन में मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग अपने आप को कट शॉर्ट करते हैं और जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट पॉइंट है उनके बारे में बात करते हैं। बट ये जो बेसिक डिफरेंस है अपने को समझना है कि ये सारी चीज़ें फ्रेम डिपेंडेंट होती हैं, और अभी तक हम लोगों ने उनको फ्रेम इंडिपेंडेंट एज्यूम किया हुआ था, राइट। और इस पे जो आगे की स्टोरीज हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में अपने लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। सिंस हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, तो ऑप्टिक्स में अभी तक ऑप्टिक्स के दो नेचर आपने देखे थे। एक तो लीनियर, जो जो रेक्टिलिनियर मोशन था, जैसे रे ऑप्टिक्स बोला,
फिर एक वेव नेचर था जिसको हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स बोला। एक पार्ट बचा हुआ था जो उसका पार्टिकल नेचर था, तो वो इसी के अंतर्गत हम लोग लिखते हैं। तो दिस इज वी कैन पुट अ हेडिंग एज अ फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, इसको हम लोग मॉडर्न पार्ट ऑफ द सिलेबस पे रखते हैं। सो लाइट को हम फोटोन जैसा ट्रीट करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि लाइट डुअल नेचर कैरी करता है, पार्टिकल नेचर कैरी करता है और ये वेव नेचर कैरी करता है। वेव नेचर का जो पोर्शन था वो वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने कवर किया। जो पार्टिकल नेचर के बारे में बात है वो इस पे कंसीडर करेंगे। उन जब जिन पार्टिकल से लाइट मिलकर के बना होता है उन पार्टिकल को हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। तो जो फोटॉन्स होते हैं ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं और ये डुअल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने में हेल्प होते हैं। ये जो फोटॉन्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी पार्टिकल्स दैट वी हैव इन मैटर। मैटर से जो पार्टिकल मिलके मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट पर होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वो सारी स्टोरी होती है। इनको मैटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स बोलते हैं। और लाइट के लिए जो पार्टिकल है वो इस तरह का कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है जिसमें न्यूक्लियस हो, ये सब कुछ हो, नहीं, ये स्पेशल होते हैं, इसलिए इनको अलग से नाम दिया गया है, दे आर कॉल्ड फोटॉन्स। तो अपने को समझना होगा कि इनमें क्या स्पेशलिटी है और ये किस तरह से डिफरेंट हैं जो अपने मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल हैं। देन वी विल बी एबल टू कंपेयर देम। और इससे जो बनी हुई थ्योरी ऑफ लाइट है उसको फिर हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली ये कहना ये चाहता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्पेशल पार्टिकल्स नोन एज फोटॉन्स। तो इतना पॉइंट लिख सकते हैं, लाइट इज मेड अप ऑफ और मेड ऑफ स्पेशल पार्टिकल्स known as photons. Now क्या स्पेशलिटी है फोटॉन्स में, तो उनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग लिस्ट कर लेते हैं और समझ लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, सारा लिस्ट करने की जरूरत नहीं है। only those which are important and which are different from the particles, the materialistic particles जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। सो लिस्ट करते हैं। जैसे नंबर 1, जब भी फोटोन की हम लोग बात करेंगे तो फोटोन हमेशा मूव करते हैं और वैक्यूम में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करते हैं। सो ऐसा लिख सकते हैं, दे ऑलवेज मूव with velocity 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड। सो इस वेलोसिटी से मूव करते हैं इन वैक्यूम और दिस हैपन्स ऑलवेज। अनलाइक दिस पार्टिकल्स, जो मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल होते हैं उनको आप रेस्ट पे भी रख सकते हो, मूव भी करा सकते हो किसी वेलोसिटी से, लेकिन फोटॉन्स वैक्यूम में हमेशा इस वेलोसिटी से चल रहे होंगे, जो कि जिसको हम स्पीड ऑफ लाइट भी बोलते हैं, सी से इंडिकेट करते हैं। तो सी स्पीड से चलते हैं और सी की वैल्यू 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इफ़ यू सी अबाउट दिस स्पीड, ये बहुत बड़ी स्पीड होती है, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी एक सेकेंड में एक फोटोन 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है और करता है। सो दिस इज हाउ इट मूव्स। फिर इसके बाद में जब ये फोटॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो इनकी जो फोटॉन्स की जो वेलोसिटी है ये फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है। पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्लॉक्स की, ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती थी, लेकिन ये जो फोटॉन्स की वेलोसिटी है ये फ्रेम इंडिपेंडेंट है। सो सी इज, शॉर्ट में अगर लिखना चाहें, सी इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इसके जो कंसिक्वेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट या फोटॉन्स की वेलोसिटी जो है फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है। मीनिंग ये हुआ कि अगर आपसे कोई कहता है कि एक फोटॉन इधर जा रहा है लेट से सी स्पीड से और एक दूसरा फोटॉन इधर जा रहा है लेट से c/2 से, लेट से ये a नाम का ऑब्जेक्ट है, ये b नाम का ऑब्जेक्ट है, दोनों फोटॉन्स हैं, तो b के रिस्पेक्ट में a की वेलोसिटी कितनी आएगी। तो आप देखोगे कि जो नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट थे तो उसके अकॉर्डिंग हमको इसको रिवर्स करके यहाँ देना होगा और फिर बोलना होगा कि c/2 बचेगा।
बट तो ये तब जब हम फ्रेम डिपेंडेंसी की बात करते हैं। फोटोन के केस में अगर आपसे पूछा जाता है बी के फ्रेम से ए फोटोन की वेलोसिटी कितनी है, हम बोलेंगे वो सी है। और तो इसका मतलब है कि किसी भी फोटोन के रिस्पेक्ट में आई मीन लाइक किसी भी प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में फोटोन की स्पीड चेंज नहीं करती है। यहाँ पर बी फोटोन नहीं होगा क्योंकि ये c/2 से जा रहा है, तो बी को एक प्लेटफॉर्म है और ये एक फोटोन है। तो अगर बी से आप देखोगे तब भी ये सी से चलेगा, ग्राउंड से देखोगे तब भी ये सी से चलेगा, किसी और से भी देखोगे तब भी ये सी से चलेगा। सो पॉइंट इज कि इस पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो देयर इज नो रिलेटिविटी, इट्स सिंपली स्पीड ऑफ लाइट जिससे वो चलता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था जो अदर पार्टिकल से डिफरेंट रहता है। इसके अलावा हम लोग और भी बात कर सकते हैं मास के बारे में। सो रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन, रेस्ट मास of a photon is always zero. So rest mass of a photon is zero. Right. अब ये रेस्ट मास क्या होता है? तो रेस्ट मास के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि दो तरह के मास हम लोग डिफाइन करते हैं मॉडर्न में आने के बाद। एक रेस्ट मास होता है और दूसरा रिलेटिविस्टिक मास होता है। सो एक फॉर्मूला आपने ऐसा कभी देखा होगा, वरना भी देख लीजिए। m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई √1 माइनस v²/c²। इस तरह से मास की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये मास लिखा गया है, अगर इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखूं तो ये जो मास है इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। अब रिलेटिविस्टिक मास क्यों यूज कर रहे हैं? अब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की कि मास की डेफिनेशन बदल जाती है, मास फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो ये रिलेटिविस्टिक मास है यानी रिलेटिव टू सम फ्रेम है, और ये जो मास है इसको हम बोलते हैं रेस्ट मास। सो फोटोन के लिए रेस्ट मास की वैल्यू हमेशा जीरो रहने वाली है। अब इस फार्मूले को आप याद रख सकते हो। अगर फोटोन के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आप इस फार्मूले को इस तरह से लिख सकते हो कि m नॉट की जो वैल्यू आएगी वो रिलेटिविस्टिक मास √1 माइनस v²/c² है। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, बट सिंस अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो अभी बस आपको याद रखना है। नाउ ये जो आपको बताने की कोशिश करता है वो ये कि रिलेटिविस्टिक जो रेस्ट मास होता है वो रिलेटिविस्टिक मास पे किस तरह से डिपेंड करता है। इस पे जो v है, v उस पार्टिकल की वेलोसिटी है जिस पार्टिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम फोटोन के बारे में बात करेंगे तो फॉर फोटोन्स v की वैल्यू c के बराबर होती है। सो अगर सिंस फोटोन के लिए वेलोसिटी जो है वो c के बराबर ही होती है, तो आप देखोगे इसको c कन्वर्ट करोगे c में, तो ये कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, इसलिए m नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। सो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि फोटोन का रेस्ट मास हमेशा 0 रहता है। और इस फॉर्मूले के बेसिस पर अगर कभी आपसे पूछा जाए कि किसी का रेस्ट मास निकालिए, रिलेटिविस्टिक मास निकालिए, दोनों में रेशियो निकालिए, तो आप कभी भी निकाल सकते हो। उसमें आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि उस पार्टिकल, वो जो पार्टिकल है वो किस वेलोसिटी से चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बदलेगी तो उसका मास बदलता है, रेस्ट मास बदलता है। सो इसका मतलब मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इसका मतलब फ्रेम पे डिपेंड करता है। ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। तो एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये थी। इसके आगे बढ़ते हैं जो जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। फोटॉन्स जो होते हैं इनको हम ये एनर्जी और मोमेंटम कैरी करते हैं, और हर एक फोटोन के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट का, डेफिनेट अमाउंट का एनर्जी होता है और डेफिनेट अमाउंट का मोमेंटम होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ईच फोटोन, शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो ईच फोटोन हैज़ डेफिनेट का मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब आप समझते हो लीनियर मोमेंटम। सो किसी भी अगर फोटोन के बारे में आप बात करोगे उसके पास डेफिनेट अमाउंट का एनर्जी होगा और डेफिनेट अमाउंट का मोमेंटम होगा। अनलाइक मटेरियलिस्टिक पार्टिकल में कोई भी अमाउंट का एनर्जी हो सकता है, कोई भी अमाउंट का मोमेंटम हो सकता है, राइट। लेकिन फोटॉन्स पर फिक्स होता है कितना एनर्जी होता है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। तो जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, किसी एक फोटोन की एनर्जी को अगर हम ई से लिखते हैं तो उसको हम h इंटू न्यू लिख सकते हैं। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है, अब इसको f भी लिख सकते हो, और इसको hc/λ भी लिखा जा सकता है।
सो एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो इस फॉर्मूले से गवर्न होती है। आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो इस पर एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है और सी स्पीड ऑफ लाइट है, लेमडा उसका वेवलेंथ है। इसमें अपने ये पॉइंट यूज़ किया है कि जो न्यू होती है फ्रीक्वेंसी होती है वो स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ होती है। अपने पास फॉर्मूला है वेव का कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को इस तरह से टर्म से यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एफ इसको न्यू पढ़ते हैं। आप एफ भी यूज़ करोगे तो चलेगा। सो पॉइंट इज कि अगर अपने को पता है कि कौन सी लाइट है यानी उसका वेवलेंथ पता है तो हम बता सकते हैं उसके पास एनर्जी कितनी है हर फोटोन के पास। तो हर फोटोन के पास एनर्जी जो है फिक्स होती है। सिमिलरली मोमेंटम भी फिक्स होता है। मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम यू कैन कॉल ऑफ अ फोटोन। तो किसी एक फोटोन के पास जो मोमेंटम आएगा उसको अगर हम पी से लिखते हैं तो पी की जो वैल्यू होती है वो एच बाई लेमडा होती है। सो यहाँ से हम मोमेंटम का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, यानी लेमडा पता है तो हम बताएंगे कि कितना उसके पास मोमेंटम चल रहा है। जहाँ पर एच क्या है वो आप जानते हो, एच की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 6.6 रफली, और 26 भी आप लिख सकते हो, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड उसका यूनिट होता है और इसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट आपने देखा होगा, वैसे भी केमिस्ट्री में कई बार यूज़ होता है। सो मोमेंटम आपको पता चल गया, एनर्जी पता चल गई, और इससे एक पॉइंट पता चला कि फोटॉन्स के पास जो है एनर्जी और मोमेंटम फाइनाइट होता है। इसको क्वांटा भी कई बार कहते हैं कि एक क्वांटम अमाउंट की एक फोटोन के पास इतना एनर्जी है तो 2 फोटोन होंगे तो कितना होगा, 3 फोटोन होंगे तो कितना होगा। तो सिंस फोटॉन्स जो होते हैं वो इंटीजर नंबर पर होते हैं, इसलिए जो एनर्जी टोटल एनर्जी आएगी किसी भी लाइट के पास वो इस नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा या इस नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। इसका मतलब एनर्जी जो होती है किसी भी लाइट के पास वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, यानी वो क्वांटा के फॉर्म में होती है और इसके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होती है। सिमिलरली मोमेंटम भी इसके इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होता है। हम यहाँ से ई और पी के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको भी आप याद रख सकते हो। अगर हमने इसको रिप्लेस करना है तो क्या हम लिख सकते हैं, ई की जो वैल्यू है एच बाई लेमडा इंटू सी, उसकी जगह पी लिख सकते हैं और सी लिख सकते हैं। तो अगर अपने को मोमेंटम पता है तो हम वहाँ से एनर्जी निकाल देंगे, एनर्जी पता है तो मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज ट्रू फॉर एनी फोटोन। सो अगर फोटोन का हमको वेवलेंथ पता है तो उसकी हमको एनर्जी पता चल जाएगी, उसका मोमेंटम पता चल जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि जब हम लोग पार्टिकल मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल की बात करते थे तो इसकी वैल्यू एम वी होती थी, मास इंटू वेलोसिटी। फोटोन के लिए हम लोग कुछ ऐसा मास इंटू वेलोसिटी जैसा नहीं लिखते हैं, बल्कि हम उसकी वेवलेंथ के फॉर्म में उसकी मोमेंटम को और एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं। समझते हैं? तो ये स्पेशल पॉइंट हुआ फोटोन की प्रॉपर्टी को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, जब कभी फोटॉन्स मीट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे मटेरियल पार्टिकल के साथ, राइट, जैसे कि लाइट को आपने किसी बॉक्स पे डाला, किसी वॉल पे डाला या किसी पार्टिकल पे डाला, तो उनके इंटरेक्शन में क्या हो रहा होता है वो समझते हैं। तो उसके लिए रूल बन जाएगा, प्रॉपर्टी किस तरह से होती है कि ड्यूरिंग इंटरेक्शन with materialistic particle, तो जब कोई मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स के साथ में या पार्टिकल के साथ में लाइट का इंटरेक्शन होता है, फोटॉन्स का इंटरेक्शन होता है, सो ड्यूरिंग इंटरेक्शन विथ मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ सिस्टम remains conserved. अपने कोलिशन पढ़ा है, जब 2 पार्टिकल आपस में कोलाइड हुआ करते थे तो उसमें हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करते थे, और एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब हुआ मैकेनिकल एनर्जी उस समय हम लोग यूज़ करते थे। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी को हम देखते थे कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, अदरवाइज नहीं रहती है। एनर्जी कंजर्वेशन जैसा नहीं लगाते थे। लेकिन जब फोटॉन्स किसी मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल से इंटरेक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो आप पाओगे कि जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहता है, राइट।
लेकिन क्या होगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं रहेंगे, यानी स्ट्राइक करने में अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे होंगे तो बाद में कितने फोटॉन्स बचेंगे, वो n से कम भी हो सकते हैं, n से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो लिख देता हूँ, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स does not remain constant or need not to be constant, need not to remain constant। ऐसा इसलिए क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन, तो ये इमिट भी होते हैं और एब्जॉर्ब भी होते हैं ऑफ फोटॉन्स। इमिशन और एब्जॉर्प्शन की वजह से वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक फोटोन है एक मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल से मिल रहा है तो हो सकता है कि बाद में फोटोन ना बचे, वो एब्जॉर्ब हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि मटेरियल और भी फोटोन्स को इमिट कर दे, तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो कंजर्व नहीं रहती है, बट यस ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहेगी, पूरे सिस्टम की ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब है जब कभी ऐसा बोला जाए कि पार्टिकल किसी फोटोन से या फोटोन किसी पार्टिकल से कोलाइड करता है तो बताइए क्या चल रहा है, तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करेंगे। फाइन। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आगे हम लोगों की हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्विंग के लिए, वो ये है कि लाइट में हम लोग इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा ब्राइटनेस होता है, इंटेंसिटी कम होती है तो ब्राइटनेस कम होता है। लेकिन फोटॉन्स के टर्म में इंटेंसिटी का क्या मतलब है, तो कभी हमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो इंटेंसिटी की हम लोग बात करें तो इंटेंसिटी का जो डायरेक्टली मीनिंग होता है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स से होता है। तो दिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स। दैट्स व्हाट द मीनिंग इज कि अगर कभी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है इसका मतलब ये हुआ कि उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहा है, फोटॉन्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक सिंगल फोटॉन की एनर्जी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है ये हम नहीं बोल पाएंगे। अगर हमने सेम कलर की लाइट यूज की है तो सेम वेवलेंथ होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले देखा जो एनर्जी होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है एक फोटोन का। तो अगर हमने सेम वेवलेंथ को यूज किया है तो हर फोटोन की एनर्जी वही रहेगी। और अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो उसके लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, ना कि ईच एंड एवरी फोटोन का एनर्जी, राइट। क्योंकि हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है वो टोटल एनर्जी पे डिपेंड करती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो जो एनर्जी बढ़ रही होती है वो फोटॉन्स की एनर्जी के बढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि फोटॉन्स के पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से होती है। तो इंटेंसिटी is proportional to number of photons. That means if the number of photons are growing up, light will be more brightness or bring more brightness, intensity will increase. और अगर इंटेंसिटी कम हो रही है इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स डाउन हो रहे हैं। सो इंटेंसिटी का फोटॉन्स की पॉपुलेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और फिफ्थ पार्ट के पॉइंट में आपने पढ़ा कि कैसे इंटरेक्शन चलता है मटेरियलिस्टिक पार्टिकल से। फोर्थ पॉइंट में आपने पढ़ा कि इनकी जो एनर्जी और मोमेंटम होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। और रेस्ट मास के बारे में पढ़ा और उससे उसके बेसिक पॉइंट स्पीड के बारे में पढ़ा। सो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स हैं ये आपको समझना और डाइजेस्ट करना होगा, इनका हम यूज़ करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स में, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो काम आएगी। और इसी को हम बोलते हैं कि फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। तो लाइट फोटोन से मिलकर के बना होता है और फोटोन की अपनी ये प्रॉपर्टीज होती हैं और ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्रेस करता है। लाइट कब पार्टिकल नेचर शो करता है, कब वेव नेचर शो करता है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि हम लाइट को कैसे यूज़ कर रहे हैं। दोनों फिनोमिनास, दोनों करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं लाइट के, वेदर से पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और किस पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो फिनोमिना एक्टिवेटेड होता है और उस फिनोमिना के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, सो लाइट के पास जो वेव और पार्टिकल नेचर होता है तो उसको हम डुअल नेचर ही बोलते हैं और उसको वेव पार्टिकल डुअलिटी भी बोलते हैं। ना ये तो हुआ लाइट की बात। अब हम लाइट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल के पास आते हैं। तो मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल जो होता है, जैसे आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो इसमें पार्टिकल नेचर आता है, ये मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनसे बने हुए जितने पार्टिकल हैं सारे मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल हैं। तो जो ये वेव पार्टिकल डुअलिटी है ये केवल वेव के लिए, केवल ये लाइट के लिए वैलिड नहीं है,
ये इनफैक्ट मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल के लिए भी ट्रू होती है। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट दिया। तो डी ब्रॉगली ने बेसिकली ये बोला कि जो मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स हैं वो भी डुअलिटी शो करते हैं। इट्स नॉट ओनली द लाइट दैट शोज द डुअलिटी, even these materialistic particles, they also show the duality. That means they have both the characters, they have wave characters as well as the particle characters. कौन सा करेक्टर डोमिनेट करता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि उनकी वेवलेंथ कितनी हो रही है। तो उसको हम ये बोलते हैं कि उस वेवलेंथ को हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलेंगे जो मटेरियलिस्टिक पार्टिकल की है, राइट। सो डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली इसी पॉइंट पर था कि अगर लाइट वेव होते हुए पार्टिकल का नेचर शो कर सकता है तो जो मटेरियलिस्टिक पार्टिकल हैं वो पार्टिकल होते हुए वेव का नेचर क्यों नहीं शो कर सकते हैं, तो वो भी वेव का नेचर शो करते हैं, राइट। सो इनका अगर पॉइंट को हम शॉर्ट में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि इफ वेव बिहेव्स लाइक particles, then particles can also behave like wave. Then particles can also behave like waves. That was the argument given by de Broglie. और ये आर्गूमेंट उन्होंने इस वजह से दिया क्योंकि नेचर में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब सिमेट्रिकल होती हैं। सो ही वॉज फर्म बिलीवर दैट कि नेचर ऑलवेज लव्स सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री। सो सिंस नेचर में सिमेट्री होती है तो अगर वेव पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकता है देन डेफिनेटली वेव पार्टिकल जैसा बिहेव करेंगे, और अदरवाइज अगर वेव पार्टिकल जैसे बिहेव कर सकते हैं तो पार्टिकल वेव जैसा बिहेव करेंगे। इसके बेसिस पर इन्होंने क्या किया कि जो अभी फोटॉन्स के बारे में आइडिया था कि फोटोन के बारे में हम लोगों ने लिखा था या लाइट के बारे में ऐसा लिखा था। सो लेट मी राइट लाइक दिस कि लाइट, फॉर लाइट वी हैड कि लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू लेमडा बाई एच। ये फोटोन के लिए था। व्हाट ही डिड, ही सेड कि मैटर के लिए, मैटर जब लोग मैटर कहते हैं तो इसको तो मटेरियलिस्टिक पार्टिकल की बात चल रही है। ही सेड मैटर के लिए जो अगर हमको, ये मैंने उल्टा लिख दिया, इसको पहले करेक्ट कर देता हूँ। क्या था, P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैटर के लिए क्या होगा कि लेमडा की जो वैल्यू होगी वो एच बाई पी हो जाएगी, जस्ट बाई सिमेट्री। कि अगर वेव है तो ये पार्टिकल बन जाता है, तो जो पार्टिकल होगा तो वो वेव बन जाएगा, राइट। सो फ्रॉम हेयर ही डिडक्टेड दिस, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये बहुत बड़ा पाथ ब्रेकिंग एक्सप्रेशन था और आर्गुमेंट था, और इसको उन्होंने प्रूव भी किया कि पार्टिकल वास्तव में ऐसा शो करते हैं। सो किसी भी मटेरियलिस्टिक पार्टिकल के लिए आप अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा। इस केस में मोमेंटम की जो वैल्यू होगी वो हम लिखेंगे m इंटू वी, क्योंकि ये मैटर है, मटेरियलिस्टिक पार्टिकल है, तो उसके लिए मोमेंटम होगा m इंटू वी, जबकि लाइट के लिए मोमेंटम m v नहीं होता है। सो अगर अपने को मोमेंटम पता है तो हमको वेवलेंथ पता चल जाएगा। तो किसी भी मैटर के लिए जो वेवलेंथ आएगा इसकी वैल्यू आएगी h डिवाइड बाई m इंटू वी। अगर उसके पार्टिकल का मास आपको पता है, उसकी वेलोसिटी पता है, h इज द प्लैंक कांस्टेंट जो आपको पता रहता है, तो आप वेवलेंथ बता सकते हो। इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोटॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, न्यूट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, इवन ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉल और कार और साइकिल और एनीथिंग, उसका आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। दैट्स व्हाट द डी ब्रॉगली सेड। नाउ इसको हम लोग एनर्जी से भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी, मोमेंटम को एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये बनता अंडर रूट ट्वाइस मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। यू रिमेंबर दैट। सो अगर अपने को काइनेटिक एनर्जी पता हो तो हम उस किसी भी मटेरियलिस्टिक पार्टिकल का वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द डी ब्रॉगली। ये पाथ ब्रेकिंग था जिसमें हम मटेरियलिस्टिक पार्टिकल की वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। नॉट ओनली, तो इसका मतलब वेवलेंथ जो होता है वो वेव्स का ही नहीं होता बल्कि पार्टिकल्स का भी होता है। दूसरे सेंस में हम लोग ये बात करें तो पार्टिकल्स भी वेव नेचर शो कर रहे होते हैं और वेव भी पार्टिकल नेचर शो कर रहे होते हैं। तो जो स्टार्टिंग हम लोगों ने बात की थी, पार्टिकल एक अलग स्टोरी है, वेव एक अलग स्टोरी है।
अल्टीमेटली दे आर लिंक टुगेदर, और वो डी ब्रोगली ने लिंक करके बताया। अब अगर हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करें तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो क्या करेगा, आपको पार्टिकल का नाम बोलेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी दे देगा, मास दे देगा, तो हम उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होगी बट हम लोग कैलकुलेट ज़रूर कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में जानता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछता है, तो उसके लिए हम लोग जनरल फार्मूला भी ड्राइव कर लेते हैं। सो यहाँ पर एज अ क्वेश्चन आप इसको ट्रीट कर सकते हो। आपसे पूछेगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए एक इलेक्ट्रॉन का। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं, विच इज एक्सेलरेटेड थ्रू वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से आप एक्सेलरेट कराते हो और अपने को बताना है उसकी वेवलेंथ कैसी आएगी। तो अगर वी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर किसी पार्टिकल को आप एक्सेलरेट कराते हो तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम लोग Q इंटू वी। सो अगर Q चार्ज V वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस से चलता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी QV होती है। ये अपने को याद रखना होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लिए Q की वैल्यू कितनी होती है, E होती है। सो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी हो जाएगा। V वोल्ट पर है, E की वैल्यू आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम होता है, इसलिए ये आंसर जूल पे आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल गई। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला अभी आपने देखा, H डिवाइड बाई √2 टाइम्स मास। मास किसका लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का, इसलिए me इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे रख देते हैं, तो ये बन जाएगा H डिवाइडेड बाई √2 ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E इंटू वी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होता है, H की वैल्यू आपको नोन है, E की वैल्यू नोन है, V आपको बताया जाएगा। तो क्वेश्चन में वो केवल आपको V देगा और आपसे आंसर पूछ लेगा। तो अपने को क्या करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को रख देना है। तो इन सारी वैल्यूज़ को एक बार आप रख लोगे तो सिंस ये H और ये सारी कैलकुलेशन बार बार आने वाली है तो उनको एक बार सेटल कर सकते हैं। अगर उनको सेटल करोगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो रफली ऐसी आ जाती है। आप ऐसे याद रख सकते हो, ये 150 हो जाता है डिवाइड बाई V। सो √150 डिवाइड बाई V एंगस्ट्रॉम। आंसर आपको किस में मिल जाएगा, एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा। आप घर में इसको एक बार रख करके चेक कर सकते हो। यू कैन चेक इट, वेरीफाई इट। H की वैल्यू रखिए, ME की रखिए, E की रखिए और देखिए कि क्या आपको यही आंसर मिलता है। V वोल्ट में आपको रखना होगा और अपने को ये डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। आप चाहो तो √150 की वैल्यू रख सकते हो जो कि रफली 12.27 होती है। तो उस तरह से आप सिंप्लीफाई करके भी बता सकते हो। सो ये एक इम्पोर्टेंट है एक्सप्रेशन है जिसको आपको याद रखना होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आया है। सेकंड पॉपुलर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो ये है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना है आपको थर्मल न्यूट्रॉन्स का, जो कि टेम्परेचर T पर है। थर्मल न्यूट्रॉन्स का मतलब हुआ बेसिकली न्यूट्रॉन गैस। और इंस्टेड ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन आपसे ऐसे वर्ड यूज़ कर सकता है कि कोई गैस पार्टिकल्स को बताइए, मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइटोमिक गैस। तो ये थर्मल न्यूट्रॉन है, ये पार्टिकल जैसे बिहेव करते हैं, तो उनके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बस अपने को काइनेटिक एनर्जी पकड़ना है। तो उसके लिए हम बोलेंगे कि वेवलेंथ का जो फॉर्मूला आता है दैट इज बेसिकली H डिवाइड बाई √2 टाइम्स मास ऑफ द पार्टिकल्स। अगर न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का मास लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में अपने को ये लिखना होगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। सो पॉइंट इज कि जिसके बारे में बात करें, न्यूट्रॉन बोला तो न्यूट्रॉन का मास लिखेंगे, गैस पार्टिकल बोलेगा तो जिस गैस के बारे में बात करेगा उसका मास लिखेंगे और फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। थर्मल न्यूट्रॉन्स हैं, इसका मतलब उसके टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी। सो हाउ मच द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। न्यूट्रॉन जो होते हैं ये सिंगल पार्टिकल जैसे होते हैं, इनकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kT होता है। तो ये 3/2K इंटू T टोटल एनर्जी हो जाएगी, जहाँ पर K क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जो अपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ था, राइट। इसको हम वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए जो आंसर आएगा वो H डिवाइड बाई √2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर न्यूट्रॉन है तो, एंड K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T। इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो। और अगेन आप चाहो तो कि इनमें H और मास और K की वैल्यू रख करके इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना लो जो कि T पर डिपेंड करेगा और डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। सो पॉइंट इज कि जब कभी डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछना चाहेगा या वेवलेंथ बोलेगा किसी भी मैटर के बारे में, मटेरियलिस्टिक पार्टिकल के बारे में, जैसे न्यूट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, तो उसके लिए आपको इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है।
काइनेटिक एनर्जी देखना है, ये काइनेटिक एनर्जी थर्मल है, टेम्परेचर की वजह से है तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। अगर ये एक्सेलरेशन की वजह से, वोल्टेज की वजह से, तो चार्ज पार्टिकल है तो वोल्टेज की वजह से क्यू वी लिख सकते हैं। या फिर किसी और भी मेथड से पता बताएगा, वेलोसिटी दे करके बताएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल करके रख देंगे और डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपने को पता चल जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ और पार्टिकल वेव डुअलिटी जो के बारे में हो गया, और फोटॉन्स थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में हो गया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।